नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी घमासान की। आज महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि बिहार में होने वाले चुनाव में ये योजना गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास उत्साहित हैं। इस योजना की पहली किस्त अब से कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की थी और आज दूसरी किस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी कर दी। उधर आरजेडी के अंदर भी चुनावी घमासान का बड़ा असर दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार चुनावी घमासान का रणक्षेत्र बन चुका है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जमकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव पहले तो पार्टी से निष्कासित किए गए और अब आपको बता दें कि अपने ही छोटे भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। उधर जन स्वराज पार्टी भी चुनावी मैदान में जमकर ताल ठोक रही है। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति बिहार में क्या बनी हुई है, क्योंकि अब जल्द ही तारीखों का जो ऐलान है वो यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। आज इसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है, कौन राम है कौन लक्ष्मण है। तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हों अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, क्योंकि बिहार में इस समय चुनावी माहौल है तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन गेम चेंजर मूव की जो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं वो आने वाले चुनाव में बदलाव कर सकता है या नहीं, यही जानने की हम कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। क्योंकि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की जो राशि यहाँ पर कही गई थी वो फिलहाल ट्रांसफर कर दी गई है और आने वाले समय में इलेक्शन भी है। उसके मद्देनजर ये कदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपसी फूट जो है वो लालू परिवार में देखने को मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोरी यहां पर जो है वो दे सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार भी लगातार हर एक चीज पर नजर बनाई हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन दौरों का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री पहुंचे हैं, वहां पर भी माहौल बदला है। ये भी बहुत जरूरी कदम हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कदम जो है महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो भी महिलाओं को सौगात मिल रही है उसका भी फर्क जो है वो यहां पर आएगा। क्योंकि बिहार में चुनावी घमासान है तो ऐसे में इस घमासान को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बिहार में बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या कुछ और देखने को मिलेगा ये बहुत देखना दिलचस्प रहेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता है अमर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धीरज कुशवाहा है, जेडीयू प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी हुई है बिहार में, मैं समझना चाहूंगा जेडीयू प्रवक्ता से, क्योंकि हाल ही में आपको बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है, बड़ी सौगात महिलाओं को मिल चुकी है। इस कदम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, 26 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजे गए। उसके बाद में आज 3 अक्टूबर को
पुनः दूसरी किस्त जारी की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 लाख महिलाओं को महिला रोजगार के माध्यम से जो 2,10,000 रुपए देने की जो घोषणा हुई थी, उसकी दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है जो कि कहते नहीं करते हैं। हम लोगों ने जो भी कहा है उसको तुरंत कैबिनेट में लाकर स्वीकृति देने का काम किया है। और वहीं आप विपक्ष वाले, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वाले लोगों को आप देख रहे होंगे कि केवल घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं कि हम माही बहन सम्मान योजना देंगे, फार्म भी भरे जा रहे हैं। अरे हमारा ये कहना है कि आप जाइए ना, 2025 का चुनाव का तो अब डुगडुगी बजने वाला ही है। चलिए चलते हैं जनमानस में, जनता आशीर्वाद देगी, जब आपको मौका देगी तो जरूर आप करिएगा, लेकिन ऐसा मौका आने वाला नहीं है, क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित, अति पिछड़ा यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के भी लोगों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए इतना काम किया है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि उस लाभार्थी ना रहा हो या उनके लिए काम नहीं किए गए हो। क्योंकि आप जानते हैं कि 2005 से पहले और आजादी के बाद जिन पार्टियों ने बिहार में, देश में राज किया, वो पार्टी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को लूटने के लिए काम किया है। बिहार की या कहीं ना कहीं पहले जंगल राज की इमेज थी, उसमें बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे भी वही चीज समझना चाहूंगा अमर सिंह जी, क्योंकि देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां पर भी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया और बीजेपी वहां पर देखिए जीत एक बार फिर से हासिल कर चुकी थी। अब बिहार में भी वही मूव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या राजनीति के परे अगर इसको देखते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है, उसमें कोई गलत तो नहीं है। अब लेकिन यहां की सरकार कर रही है, आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है? देखिए, हमारी जहां सरकार है, झारखंड में देखिए 2,500 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, कर्नाटक में देखिए पैसे दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिएगा कि क्या इस चुनाव के वक्त में 10,000 रुपया आप दे रहे हैं महिलाओं को? ये नहीं लगता है कि वोट खरीदे जा रहे हैं और हार जब सताने लगी तो आप पैसा दे रहे हैं। अगर आपको पैसा ही देना था तो सरकार जब बनी थी 2019 में, तो पैसा उस वक्त देते, ताकि महिलाओं को भी लगता है कि नहीं, सरकार बनने के बाद जो है पैसे दिए गए। पहली बात। दूसरी बात, जहां रही नीतीश कुमार की बात, और हमारे भाई धीरज भाई बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपको मैं बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बिहार में क्या था। आप चले जाइएगा, पूरा इलाका अगर आप देखिएगा तो चीनी मिल का एक जाल बिछा हुआ था, चीनी उद्योग का। दूसरी बात, अगर आप देखिएगा, कल कारखाने खोले गए थे, नीतीश कुमार जी ने सब उसको बंद करा दिया। आप जमालपुर चले जाइए, मुंगेर में आईटीसी फैक्ट्री थी, सिगरेट बनाई जाती थी, पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते थे, उसको बंद करवा दिया। वहां रेल के कारखाने थे, हजारों लोग वहां नौकरी करते थे, उसको बंद करवा दिया नीतीश कुमार ने। बेगूसराय में फर्टिलाइजर था, उसको बंद करवा दिया इन्होंने। तो सवाल उठता है, जूट की फैक्ट्रियां थी, सब बंद करवा दिया इन्होंने 20 सालों में। सवाल उठता है कि आपने क्या किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप महिलाओं को देने से बेहतर आपका रहता कि एक IIT खुलवा देते, IIM खुलवा देते, तो आप बच्चे को एजुकेशन वहां पे देते। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी रोज जो है वहां से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सवाल उठता है कि आपने क्या किया। भ्रष्टाचार के अलावा एक दिन में 5 पुल गिर जाते हैं और एक महीना में 17 पुल गिर जाता है। तो ये आप भ्रष्टाचार का आलम देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, इनके एक मंत्री है, एक महीने में 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लेता है। बता दीजिए कौन सा ऐसा उन्होंने तीर मार दिया था वहां जाकर के कि 200 करोड़ का संपत्ति उन्होंने खरीद लिया। जब नाम फंसा गया तो अब उसके पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी का एक विधायक ऐसा है कि महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया। भ्रष्टाचार का ये आलम है। चलिए ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं। जो पूर्व एक मैं खत्म कर रहा हूं कि बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष है और राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं, 7वां पास नहीं है, लेकिन वो डॉक्टरेट का डिग्री लेकर घूम रहा है। भ्रष्टाचार ये है वहां पर। ठीक है, बोलते भ्रष्टाचार नहीं है। आम लोगों को तो आपने जीना दुश्वार कर दिया। सिर्फ मीडिया के बल पे ये सरकार चल रही है वहां पर। अरे मीडिया के बल पे क्या सरकार चल रही है? मीडिया थोड़ी ना वोट देने जाती है वहां पे, तो जनता वोट दे रही है। मीडिया में कितने लोग काम करते हैं, अगर आप उनको सबको मिला लेंगे तो अभी एक सरकार नहीं बना पाएंगे। भाई आपको पता नहीं है मीडिया में कितने लोग काम करते हैं? जो मीडिया दिखाता है जिस तरह से, अगर सच बात को दिखाएगा तो नीतीश कुमार और इंडिया जो अच्छा एक चीज ये बताइए, गठबंधन है ना, अच्छा आप अमर सिंह जी एक चीज ये बताइए,
आप ले दे के जी कभी बताइए। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, अब मीडिया पे आप लोग ठीकरा फोड़ने लग गए हैं। चलिए अगर आप कह भी रहे हैं, अगर हम कुछ दिखा भी रहे हैं, जनता में अपना भी तो विवेक है ना, अपनी भी तो दिमाग का इस्तेमाल करती है ना जनता, जो देखती है कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है, क्या परिस्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर वोट जाते हैं ना। अब हम कुछ भी दिखा देंगे उसके आधार पर आप थोड़ा ना वोट दे आओगे। क्या प्रद्युमन भाई, मैंने जो कहा गलत कहा? वहां पर एक चूहा ऐसा है कि 9 लाख लीटर जो है दारू पी जाता है। एक चूहा, दूसरा चूहा ऐसा है कि जो हजारों करोड़ का जो पुल बनता है ना, जो बांध बनाए जाते हैं, उसको कुतर देता है। ये मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप मुझे। कहीं बोलने लगते हैं कुछ। अब ये उसका जवाब मैं मांग रहा हूँ, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सीबीएस 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहान परवेज जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। अवनीश सिंह जी यहाँ पर बने हुए हैं। शाहान जी, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि भली थोड़ी देरी से आप जुड़े, लेकिन उससे पहले धीरज कुशवाहा जी है, जेडीयू प्रवक्ता, वो भी काफ़ी अहम बातें यहाँ पर कह रहे थे कि जंगल राज की बजाय अब लगातार आगे का सफर तय हो रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, 10,000 रुपये की जो राशि है वो भी उनके खाते में लगातार पहुँच रही है, महिलाओं को मजबूती देने का काम हो रहा है। किस तरीके से इस कदम को आप देख रहे हैं? देखिए, अगर ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि जंगल राज का खात्मा हो गया, तो एनसीआरबी का डेटा आज भी आ गया है और आज उसने कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया। रेप और अपहरण और हत्या के मामले में पूरे देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश और बिहार चला आया, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें तो 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बने हुए। उसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया है, तो इनसे बड़ा बेशरम और कोई नहीं हो सकता है कि अगर कम से कम काम नहीं कर रहे हैं तो माफी मांगना चाहिए कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, हमने कोशिश किया, हमारे बस की बात नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये जो डेटा आ रहा है ये भी सरकार का डेटा आ रहा है, ये भी तो विपक्ष ने डेटा रिलीज नहीं करा है या किसी मीडिया चैनल ने सर्वे करके डेटा रिलीज नहीं किया है। एनसीआरबी जो का डेटा है वो उस डेटा में ये कहा जा रहा है। उसके बाद आप आते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ये लोग, जिसको अपना मुजफ्फरपुर शेल्टर होम याद नहीं है। अभी बताइए कि 10,000 रुपए आपने भेजा, वो आप जिम्मेदारी के साथ बैठिए आज और चर्चा कर लीजिए कि 10,000 रुपया किसने भेजा है, कोई बताए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रद्युमन जी कि 10,000 रुपया किसने भेजा है? राज्य सरकार ने भेजा है, केंद्र सरकार ने भेजा है, किसी मंत्री ने भेजा है, मुख्यमंत्री ने भेजा है, या किसी बैंक के माध्यम से लोन देने का काम किया गया है? पहले स्पष्ट तो कीजिए आप, उसके बाद तो चर्चा होगा। और 10,000 रुपया किसने भेजा और क्यों भेजा है, उसके बाद चर्चा कर लीजिए। अगर किसी में सलाहियत है तो आज बैठिए इस बात पर, आज इसी पे चर्चा कर लिया जाएगा कि महिला के सम्मान में जो आपने 10,000 रुपए दिए हैं वो किसने दिया है और क्यों दिया है। ठीक है, आप अभी जो लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़े हैं क्राइम रेट के, बिहार में बढ़े हैं, लेकिन एनसीआरबी की एक रिपोर्ट भी आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, वो ये कह रही है कि दंगे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्राइम रेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने भी हवाला रिपोर्ट का दिया, मैं भी हवाला रिपोर्ट ही का दे रहा हूं, अब वो बताइए आप। राहुल आनंद जी, नहीं, दंगा कहाँ खत्म हो गया ये बताइए। आपका जो रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी के किस रिपोर्ट में कहा गया कि दंगा खत्म हो गया बिहार के अंदर? ठीक है, राहुल जी बताइए, राहुल जी बता दीजिए। प्रतिबंध जी, आप प्रबोधन बात मत कीजिए ना, बिहार में कहाँ दंगा खत्म हो गया बताइए। प्रबोधन जी, मैं बता दूं, एविडेंस है तो रखिए सामने, स्क्रीन पे चलाइए कि बिहार के अंदर दंगा खत्म हो गया। अरे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कहाँ बिहार पहुंच रहे हैं बताइए ना आनंद जी। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक चर्चा की शुरुआत एक शायर से करते हैं, शायरी से करते हैं। वो ये है कि चमन को सी चुनने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, एक इल्जाम हम पे भी है चमन से बेवफाई का, मगर जिन्होंने पैरों तले रौंद डाला चमन को वो बातें करते हैं चमन से रहनुमाई का। देखिए, महिलाओं को लेकर खास करके जो हमारा चर्चा का विषय है महिलाओं को लेकर, वो यही है कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या किया। तो महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना 2006 में शुरू किया, पोशाक योजना शुरू किया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किया, सुरक्षा और सम्मान की अगर बात करें तो महिला आरक्षण 2006 से लागू किया, महिला हेल्पलाइन 181, महिला थाना का स्थापना किया गया। स्वास्थ्य और कल्याण की बात कीजिए तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जननी सुरक्षा योजना, साथ ही साथ बात करें तो रोजगार और सशक्तिकरण के लिए जो सबसे अहम बात आज के समय में है, जिसकी चर्चा आज हमारा विपक्ष कर रहा है और ये बेचैनी का आलम है विपक्ष का, तो जीविका समूह की बात किया जा सकता है जो 2006 में शुरू किया गया था, कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जा सकती है,
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। देखिए, जब भी हम कोई योजना को लेकर आते हैं, ऐसे तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं, उस समय तो विपक्ष शांत रहता है और जब चुनाव का समय आता है उस समय ये राजनीति करने के लिए अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। देखिए, मैं आपको यकीनन इस बात को याद दिला दूं कि जो विपक्ष है उसकी जो शैली है शासन करने की, वो किस पे आधारित है, किसी से छुपा नहीं है। यूपी के अंदर इन्होंने कोशिश किया था दंगा कराने के लिए, समेट दिया गया उन सारे लोगों को, दंगाइयों को समेट कर रख दिया गया, चप्पल छोड़कर भागना पड़ा था। यही एनसीआरबी का रिपोर्ट था। और ये देश के अंदर एक अच्छा, क्योंकि 2017 के बाद 2025 तक की बातें करें तो लगभग अब तक किसी ने दंगा नहीं किया, और करने का जो प्रयास किया था वो सलाखों के पीछे चला गया। और आप बिहार की अगर बातें करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मैं बता दूं कि जब भी मौका मिलता है, आपने हमेशा कोशिश किया है हिंदू मुसलमान कराकर बिहार के अंदर ऐसी अराजकता फैलाने का जिसकी आप रणनीति अक्सर बनाए रखते हैं। महिलाओं को लेकर सरकार अक्सर सशक्त रहती है, और ये जो 10,000 रुपए का जो राशि भेजने का जो काम किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो अपनी जीविका शुरू कर सके, और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उनको भविष्य में भी और 1,90,000 रुपए उनको ट्रांसफर किया जाएगा सरकार के माध्यम से। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो हमारे बिहार के अंदर चल रही है, लेकिन जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को नीचा दिखाया, जिनके शासनकाल में महिलाओं को डर लगता था, वो क्या बातें करेंगे कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, महिलाओं का आत्मविश्वास क्या होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण क्या होता है। देखिए, कहने के लिए एनसीआरबी के डाटा पे ये जाते जरूर हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि वही एनसीआरबी डाटा में कहता है कि बिहार आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरे स्थान पे है, बिहार की गरीबी रेखा से ऊपर लाने में बिहार सक्षम हुआ है, देश सक्षम हुआ है। उन चीजों को ये नहीं मानते हैं। देश की कानून व्यवस्था की बात अगर करें, देश को आर्थिक मोर्चों पे मजबूती की बात करें, बिहार की, खास करके बिहार की अगर जब चर्चा हो रही है तो 14.5% का आर्थिक विकास दर हमारा बिहार के अंदर है। उन सकारात्मक चीजों को ये नहीं देखते हैं, नकारात्मक चीजों को पकड़ते हैं, क्योंकि इनको राजनीति नकारात्मक स्तर पे ही करनी है। ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी का भी डाटा सामने आया है। गृह मंत्रालय के अधीन है एजेंसी, लगातार आंकड़े इकट्ठे करती है, उसके बाद साफ करती है। अब उसको, ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए परवेज जी। लंबा चौड़ा भाषण हो गया। ये कह रहे हैं 14.5% से विकास दर हो रहा है, इनको ये नहीं पता है। एक बेसिक बात बताइए कि जब अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगा तो विकास दर कैसे बढ़ता है? जब अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के पास पैसा नहीं है तो इनका विकास दर कैसे बढ़ता है? ये जो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, फर्जी सरकार जो बैठी हुई है, उसका एक पैमाना होता है। पैमाना तय कर लीजिए कि जहाँ बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जहाँ क्राइम बढ़ रहा है, व्यापार खत्म। सुन लीजिए, आप आराम से इकोनॉमिस्ट आप बन जाते हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता से बात हो रहा है, भाजपा के दलाल से बाद में बात करेंगे, पहले भाजपा प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दलाल से हमको बात करने का नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए परवेज जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप डिबेट में। आरजेडी प्रवक्ता पाकिस्तानी दलाल से हमको बात करने का नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप। तुमको सर्टिफाइड इकोनॉमिस्ट से बात कराइए कि वो कहेगा कि जिस प्रदेश का, जिस देश का इकोनॉमी गिर रहा हो, जिस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, उसका ग्रोथ एक एक करके, क्योंकि देखिए इस तरीके की चर्चा नहीं हो पाएगी, एक एक करके। अब परवेज जी, आपके अपने घर में फूट पड़ी हुई है, आप पहले उसी को संभाल लीजिए, वो फूट तो बंद हो जाए आप लोगों की। इनका घर के लोग एक सर्टिफाइड इकोनॉमिस्ट को बैठाइए पैनल पर, और ये जो तम अपना हटाइए यहाँ से। परवेज जी अपनी बात को वापस लीजिए, कांग्रेस को बैठाइए और कहिए परवेज जी अपने बात को वापस लीजिए। किसी प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे होता है? अपना बात वापस लीजिए। किस आधार पर तय होती है? अगर नहीं, देखिए इस तरीके की चर्चा, ये शब्द गलत है परवेज जी, ये कहना गलत है। मैं जब प्रवक्ता से जवाब देंगे अगर भाजपा के ये पत्रकार, तो उनको इस तरह की बात सुनना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर बैठता हूँ। अगर मैंने आपत्ति दर्ज की भाजपा के प्रवक्ता के शब्दों पर, तो जब भाजपा के प्रवक्ता मेरा बात करते तो अच्छा लगता है। भाजपा के अगर प्रवक्ता बैठ के बनना चाहते हैं शब्द को वापस लीजिए, राहुल जी को पार्टी ज्वाइन करा देना चाहिए। परवेज जी अपने शब्द को वापस, चलिए ठीक है धीरज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है अविनाश जी, ठीक है अविनाश जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इसको सुन लेते हैं। अविनाश जी बोलिए, अविनाश जी बोलिए। सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। क्यों आते और जो भी दलाल हमको बोलता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसके खून उसके चेहरे पर पाकिस्तानी दलाल लिखा हुआ है। नहीं देखिए ना, अब अविनाश जी आप भी वही चीज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब तो दूंगा, पर जो भी अगर मुझे बोलेगा तो उसको जवाब तो मिलेगा। तो मैंने बोला ना उनको कि इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा।
नहीं परवेज जी, आप देखिए इस बात पे माफी मांगिए, आप ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माफी क्यों मांगेंगे भाई? आप किसी को क्या शब्द बोल रहे हैं? पत्रकार पहला पैमाना सत्ता की चापलूसी और दलाली करने वाला नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, आपने कुछ बोला उस पर अगर उन्होंने आपत्ति जताई, उस पर सवाल ही तो पूछा उन्होंने, उसमें सवाल ही तो पूछा था उन्होंने। आप मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप तो पत्रकार हैं। नहीं तो आप मेरी डिबेट में बैठ के जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपको आपत्ति नहीं होगी। गेस्ट तो आप सभी मेरे हैं ना? नहीं, इस 6 बजे की डिबेट के सभी गेस्ट आप मेरे हैं ना? अब आप कुछ भी किसी को बोलेंगे फिर कह रहे हैं पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल बोला जाएगा, आप बिल्कुल होगा, बात है क्यों नहीं होगा? क्या आप मानते? नहीं, अभी अविनाश जी आपको क्या कुछ कह रहे हैं, अगर मैं उनको नहीं रोकूंगा आप कहेंगे कि आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं, तो मेरा तो काम ही है ना रोकना। हमने कहा कि आप बताइए कि कोई एक सर्टिफाइड स्कॉलर को बैठाइए इकोनॉमिक्स का, अगर वो कह दे कि देश का या किसी प्रदेश का। तुम कौन सा सर्टिफाइड स्कॉलर है? तुम बताओ, तुम अपना डिग्री रखो सामने, तुम कौन सा सर्टिफाइड है? कहीं भी तुम कौन सा सर्टिफाइड है? बेरोजगारी बढ़ रही है, तुम कौन सा सर्टिफाइड है? होता चला जा रहा है, लोगों को रोजगार का चलो ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास, अब ठीक है, नहीं आ रहा हूँ अविनाश जी, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। बर्दी की पूरी डिबेट में इससे पहले भी अमर सिंह जी हमारे साथ लगातार बनते हैं, उनकी एक बात में तारीफ है, बड़ी शालीनता से सुनते हैं और बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब देते हैं। अमर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है क्या? ये सही है क्या? देखिए, दोनों पक्ष के में जिस तरह से ताव वाव होता है ये गलत है। मीडिया में या फिर स्क्रीन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता राहुल भाई ने बताया, जो बताया मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिएगा तो पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि जो वहां रेशियो है, जो डेवलपमेंट का रेशियो है, पूरे देश से में जितने भी राज्य है वो सबसे कम है। पर व्यक्ति आय भी सबसे कम है। पर व्यक्ति इतना है कि आप समझिएगा कि एक लेबर क्लास की उतनी है। वहां जो 66,000 रुपया पर व्यक्ति आए, और दूसरे राज्यों की अगर बात आप नहीं, सर मैं आ रहा हूं, बीच में टोका टोकी मत कीजिए। मैं जिस तरह से आपकी बात सुनता हूं, नहीं तो आप बोलिए ना, मैं आपको रोका भी नहीं, क्योंकि आपने बताया। तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के क्राइम रेट अगर आप देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार 20 वर्षों में देखिएगा वहां पे 52,150 लोगों की हत्याएं हुई है। और पिछले जून में, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, पिछले जून में 1300 लोगों की हत्या हुई है। और बीच पटना शहर में मैं मानता हूं कि 90 के दशक में कुछ भी होता होगा, लेकिन आज के दशक में जिस तरह से AK-47 गोलियां चलती है, तो आप समझ जाइए कि किस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं। आप, अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण के लिए आप पैसा दीजिए, लेकिन किस स्थिति में आप दे रहे हैं, किस समय में दे रहे हैं? मुझे पैसा देने से कोई एतराज नहीं है, वहां की महिलाओं को पैसा मिले, लेकिन मुझे टाइम पर विश्वास है, एतराज है कि आप किस वक्त पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इस बात का अंदेशा है कि आप हार रहे हैं और इसलिए वोट को खरीदने के लिए इस तरह का करना आप अपना रहे हैं। अविनाश जी, क्या महंगाई दर है और क्या वोट को खरीदने की कोशिश हो रही है, इसका जवाब एक बार बताइए। पद्म जी को नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जय जय श्री राम। देखिए, जो भी बात बोली जा रही है बिल्कुल तथ्यात्मक बात बोली जा रही है, कहीं ना कहीं वो सच लगता है सुनने पे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी कोलंबिया में कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म है, तो ये प्रवक्ता लोग यहां बैठ करके क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी बचा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं डेमोक्रेसी कैसे खत्म होता है और कांग्रेस ने डेमोक्रेसी कैसे खत्म किया। आप कह के आते हैं सोशल जस्टिस, जमींदारी बिहार में खत्म कर दिया। जितने जमींदार थे और जमींदार के बेटे थे उनको टिकट लगा के MLA बनवा दिया। कौन से जो पहले मुख्यमंत्री बिहार के भूमिहार थे, क्या नाम था उनका, उनको कहां से उनके पास जमीन नहीं थी, मगर चलिए वो चलता रहा। 35, 40, 50 साल जब राज किया, जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के जब थूथू हो गया इनके करप्शन पे, तो राज आया राजद का। राजद बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, देखिए इनकी नैतिकता। अब डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है मैं बताता हूं। झूठ बोलना, फरेब करना, राजद बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, देखिए किसकी गोदी में कौन जाके बैठा हुआ है, और मुझे दलाल कहते हैं। अरे अभी देखिए परत दर परत खोलता हूं, 1 मिनट। दूसरी बात, कांग्रेस कहती है रिजर्वेशन लाएंगे, आज की कांग्रेस, राहुल वाली कांग्रेस, यही कांग्रेस है जो 35 साल तक रिजर्वेशन के खिलाफ थी। राजीव गांधी, नेहरू, हर लोगों ने पार्लियामेंट में स्पीच रिकॉर्डेड है जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोला। मंडल कमीशन पे 10 साल इंदिरा गांधी बैठी रही, और जब उस पर बहस हुआ VP सिंह की सरकार में, जिसको भाजपा सपोर्ट करती थी, तो राजीव गांधी और पार्लियामेंट उसके खिलाफ बोला। यह है कांग्रेस का दोगलापन। यहां पे दोगलापन सही लगता है बोलने में। अब आते हैं ये राजद पे, पहला दोगलापन इनका बता दिया। कांग्रेस के खिलाफ बने, कांग्रेस के गोदी में बैठे हुए थे। सोशल जस्टिस के नाम पे ये पार्टी बनी,
इन्होंने कहा कि हम गरीबों को भला करेंगे, गरीबी हटाएंगे। 71 में गरीबी का नारा लगा, आज भी ये गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है परवेज जी बताइए। एक मिनट, लालू यादव 15 साल राज किए, गरीबों का भला कर रहे थे, आज भी ये गरीबी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, ये जो बैठे, ये जो राजद के दलाल बैठे हुए हैं, नहीं, ये गलत है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए अब अविनाश जी वही चीज आप कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं, ये चीज स्वीकार नहीं है। खूब अच्छे से पढ़ के बैठिए। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और रिजर्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको माफी नहीं मांगा इनके लिए, सब सामंतवाद का कोई जात नहीं। अगर कोई लोग, अविनाश सिंह जी जैसे लोग ये कहते हैं कि सामंतवाद, आप एक चीज बता दीजिए अविनाश जी कि जिस टाइम में आप कांग्रेस को गाली दे रहे थे, मुझे लगता है कि करीब करीब आपकी उम्र उस स्तर की है कि आपने कांग्रेस का शासन देखा होगा। तब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप और आपका परिवार कांग्रेस को वोट दे रहा होगा। आप और आपका परिवार कांग्रेस को वोट दे रहा था उस समय, तभी तो धोखेबाज कही जाती है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब। धीरज जी मैं आप ही के पास आऊंगा अब, क्योंकि देखिए जिस तरीके से AK-47 चल रही है बिहार में, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लगातार महंगाई दर बढ़ रही है। अब किस तरीके से चीजें बिगड़ रही हैं, क्योंकि परवेज जी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। प्रदुमन जी, आप जानते हैं कि अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है, किसी का भी शासन रहे। आप जानते हैं कि 2005 से पहले और आजादी के बाद में सत्ता संरक्षित अपराध हुए करते थे। सीएम आवास में फिरौती मांगा जाता था, वहां पर सुलह कराया जाता था। देखिए व्हाट्सएप वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन था? सुनिए, सुनिए, अगर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो व्हाट्सएप वाला बात मत बोलिए। आपके बीच में नहीं तो व्हाट्सएप वाला बात मत बोलिए। आप अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो व्हाट्सएप शहाबुद्दीन के दौर का जिक्र कर रहे हैं ना वो। तो शहाबुद्दीन साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं तो उस समय कौन अपराधी? अरे जिनके और अपराधियों का नाम मैं गिना दूं आपको, जो आपके पार्टी का आज संस्थापक सदस्य बना बैठा है। हमारा ये कहना है कि हमारा जेल मैनुअल बदल के अपराधियों को निकालते हैं और नीति है, कौन सा हम नेता लोग है काम आपके करते पास? हैं। आप कौन सा नेता है आपके देखिए पास? प्रदुमन जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम ऐसे व्हाट्सएप नेता का के बात साथ मत काम बोलिए। कर रहे हैं, ऐसे नेता हमारे नेता हैं कि जो व्यक्ति स्वच्छ, सभी ईमानदार और आज तक 30-40 वर्षों जो राजनीतिक जीवन रहा उस पर किसी तरह का दाग धब्बा नहीं लगा है, ऐसे नेता के साथ हम लोग काम करते हैं। अब आप कुछ भी बोल लीजिए, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, लगातार फूल गिर रहा है, किसके घर जा रहा है, 1 लाख लीटर शराब जो चूहा पी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। अब आप कहते रहिए कि कोई दाग नहीं है, 15-15 फूल गिर जा रहा है महीने में। जेल मैनुअल बदल कर लोगों को बेल करवा रहे हैं, किसके कहने पे करवा रहे हैं? 350 राउंड AK-47 से गोली चला रहा है, आपका टिकट लेके जा रहा है। IAS IPS के परिवारों के जो लोगों ने 6 महीने में तबादला कर रहे हैं, हमसे सवाल 6 पूछ रहा है। अरे अपने गिरबान में झांक लीजिए, बताइए आप लोगों ने, आपके चाहने वाले, आपके जो भी नेता हैं गांव से पैदल निकले थे, आज अरबों खरबों की संपत्ति इतना खड़ा कर लिए हैं कि भारत की तमाम एजेंसी आप लोग के पीछे लगी हुई है। आपके जो नेता मिल गया? अरे क्या मिल गया नेस्को एजेंसी को? कितना संपत्ति आप डिक्लेयर कीजिए, सरकार में आप डिक्लेयर कीजिए कि कितनी संपत्ति है। धीरज जी चिंता मत कीजिए, सरकार बदलने दीजिए, आपके पीछे भी लगेगा, चिंता मत कीजिए। आपका तोता जो सरकारी तोता EB CDI CB उसने डिक्लेयर किया होगा ना संपत्ति हमारा। डिक्लेयर कीजिए जनता के सामने कि हमारी कितनी संपत्ति है। व्हाट्सएप वाला बात अगर प्रवक्ता है तो अच्छी बात कीजिए, तार्किक बात कीजिए। आपको जानकारी रखना चाहिए व्हाट्सएप में कि हमारे नेता ने एक 3 साल में एक तिथि निर्धारित किया है। चलिए ठीक है, अफसर से लेकर सारे राजनेताओं तक जो भी ठीक है। राहुल जी, राहुल जी, सभी लोग अपने संपर्क अब राहुल गांधी बात को कहते हैं, व्हाट्सएप ज्ञान की बातें करते हैं, शायद वो भूल गए हैं कि आए दिन खबर छप रही है कि शहाबुद्दीन कौन था। वो वही था जो चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया था। ये वही था जो AK-47 लेकर घूमता था, वही है था जिसके घर से पाकिस्तानी पैसे पकड़े गए थे और पाकिस्तानी हथियार पकड़े गए थे। लेकिन क्या है ना, कुछ समाज ऐसा होता है जिसको वो समाज से प्रेम होता है, वो कभी नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी था, वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि अगर वो कहेगा तो फिर उसको
वो समाज से धिक्कार दिया जाएगा, इसलिए उसकी वो राजनीतिक मजबूरी है। और आपको मैं बता दूं, ये वही पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी ने कहा था कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा के मुसलमानों को मोनेटाइज कर रहा था। ये वही पार्टी का प्रवक्ता है, ये क्या बोलेंगे? अरे इनके कहने कथने में फर्क है। ये इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके जो आका है वो मस्जिद से यही ज्ञान देते हैं, इनको यही ज्ञान देते हैं। इनको विकास से मतलब नहीं है। अगर विकास से मतलब होता तो टेपर तलाक पे हमारे साथ होते, लेकिन ये टेपर तलाक पे हमारे साथ नहीं थे। अगर इनको सच में एक समरस समाज का परिचय देना होता तो 370 पे हमारे साथ खड़े होते। ये बिहार का विकास करेंगे, ये बिहार को विकास करेंगे। जालीदार टोपी पहनने वाले लोगों को जालीदार टोपी के लोग ही पसंद करते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ सरकार वापस आएगी तो फिर दंगाइयों को ठीक है अमर जी, चलिए ठीक है जवाब अमर जी। मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। अमर जी, क्योंकि देखिए अवनीश जी आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही की बात रख रहा हूं। अवनीश जी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, इस तरीके की चीजें कहते हैं। बीजेपी के जितने भी नेता लगातार कह रहे हैं कि आपके नेता विदेश जाकर भारत को अपमानित करते हैं। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया, कहां मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर विदेश जाते हैं उनको कॉलेज से बुलाता है पढ़ाने के लिए, वहां पे भाषण देने के लिए, और मोदी जी को नहीं बुलाते तो उसमें मेरी गलती तो है नहीं। मैं अमर जी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत को क्यों इस तरीके से भारत की छवि को खराब की जाती है। कि जिस तरह से आप बिहार में बताए कि जेडीयू के मंत्री 200 करोड़ रुपए खा जाते हैं, जो 200 रुपया कहते हैं कि हम दलित हैं और 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सृजन घोटाला में कौन राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाने के पीछे क्या दिक्कत है? क्यों छोड़ के गए थे नीतीश कुमार जी? जानते थे सृजन घोटाला में हमको जेल में बंद कर देगा, किसी बात से छोड़ के गए पर है राहुल गांधी। आज देखिए किस तरह से घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है अविनाश जी, आप ये बता दीजिए। आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि राहुल गांधी अगर बेल पे है तो किस बात के लिए बेल पर है। कांग्रेस प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि सोनिया गांधी अगर बेल पे है तो किस बात के लिए बेल पे है। अगर प्रियंका वाड्रा के पति अगर बेल पे है तो वो किस बात के लिए बेल पर है? भाई आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, अमर जी आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं ये गलत है, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। बिल्कुल आप बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। चुप हो जाइए आप, ऐसे नहीं बोल पाइएगा, ऐसे नहीं बोल पाइएगा, ऐसे नहीं बोल पाइएगा। नहीं एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। कीजिए ठीक है, एक एक करके। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भाई सरकार जाने दो, सब जेल में रहोगे। इस तरह से जो जिस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, सब जेल में गए। चलिए ठीक है, एक बार बिहार पर लौट आते हैं। आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा अवनीश जी। ठीक है, बिहार पे लौट आते हैं। परवेज जी ठीक है, आ रहा हूं अवनीश जी आपके पास। ठीक है, आ रहा हूं अवनीश जी। आज का डिबेट प्रद्युमन जी ये होना चाहिए कि कोई तार्किक बात कीजिए। अब ये कहिए कि डेटा क्राइम आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। तार्किक बात पे बात करिए परवेज जी। अब बिहार में स्थिति क्या बनी है वो जानना जरूरी है ना। आप एक चीज का जवाब ही दे दीजिए, मैं आपके पास। अब देखिए शहाबुद्दीन का जिक्र हो गया कि उस समय में क्या होता था, अब क्या हो रहा है। अब चलिए पुरानी बातों को छोड़िए, मौजूदा स्थिति में आपके परिवार में फूट है ना। अब चुनाव भी नजदीक है, अब वो फूट कहीं ना कहीं आप पे भारी ना पड़ जाए। किसके परिवार में फूट है भाई? हमको तो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है किसके परिवार की बात आप कर रहे हैं। अविनाश जी बता दीजिए। राहुल जी कल पैदा किसके परिवार में फूट की बात कर रहे हैं आप? अब देखिए यही कहा जाता है हाथ कंगन किसके परिवार में फूट की बात कर रहे हैं? प्रद्युमन जी परिवार है जिसमें फूट नहीं है। अरे भाई ये जिसका परिवार होगा, जिसका परिवार होगा उसी को पता होगा कि परिवार क्या है। जो लोग परिवार को ही छोड़ के भागा है उसको क्या पता होगा कि परिवार का मतलब क्या होता है। अरे भैया समाज का ताना बाना कैसे चलता है, समाज में परिवार में कैसे चलता है, उसका ताना बाना कैसा चलता है, ये तो परिवार में रहने वाला व्यक्ति ही जानेगा। अरे तो दूसरी पार्टी बना लेगा कोई नहीं। बड़ा भाई छोटे भाई में फूट आई, दूसरी पार्टी बन गई। अब ये भी सब आप कह देंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किसी तो सलाहियत है तभी तो कोई दूसरी पार्टी बना रहा है ना। आप तो अपने इतनी बड़ी पार्टी कह रहे हैं अपने आप को, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और जब सीट लड़ रहे हैं आप तो आप इतना सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे कि अकेले दम पे सरकार बना पाएंगे। अच्छा ठीक है, अविनाश जी कुछ कह रहे हैं। हैसियत है भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी 20 साल में मुख्यमंत्री ने कमाया है, इलेक्शन कमिशन ने पब्लिश कर दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया, बूथ वाइज कर दिया। बिहार की जनता ने सरे से रिजेक्ट कर दिया है
ये जो देश का और बिहार का टाइम खराब कर रहे थे राहुल गांधी और उसके पीछे ड्राइवरी का काम कर रहे थे ये तेजस्वी बाबू, ये कहां गया ये मुद्दा? अब नया मुद्दा, ये गोल पोस्ट चेंज करते हैं, ये गोल पोस्ट बार बार चेंज करते हैं। इनके लिए बता, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा क्रिएट करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि आज के दिन में महंगाई दर 2% है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 3% महंगाई दर होना किसी भी इकोनॉमी को चालू रखने के लिए नॉर्मल माना जाता है। किसी भी आ रहा हूं, ठीक है धीरज जी। अब धीरज जी, जो परिवार में फूट है उससे आप लोगों को फायदा मिल रहा है? जी प्रद्युमन जी, आप सुन लीजिए, परिवार की फूट की बात आप कर रहे हैं, लगातार आप परिवार की फूट की बात कर रहे हैं। कभी पूछिएगा नीतीश कुमार जी से, कभी अगर 1-to-1 इंटरव्यू हो पाए तो पूछ लीजिएगा कि उनका परिवार के साथ कैसा ताना बाना रहा है। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा था, पूछ लीजिएगा उनसे कि उनकी। अरे धीरज जी बैठे तो हैं, धीरज जी बता दीजिए, और उनसे पूछ धीरज जी बताइए, उनके बेटा के साथ क्या संबंध रहा है उनका। धीरज जी बताइए। से हूं तो मैं जानता हूं। परवेज जी कहना क्या चाहते हैं? परवेज जी आप कहना क्या चाहते हैं? ना ये आप देखिए, हमारे नेता का जो चाल चरित्र है वो छिपा नहीं है, वो कैसे व्यक्ति हैं ये आपसे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बता देना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार ही परिवार है। हमने कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम केवल अपने बेटा बेटी पतोहू यहाँ तक कि बगल बगल जो रहने वाले पीएचसीए के लिए ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाण है, जग जाहिर है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने आपने क्यों अभी तक अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं किया है। ये चलो ठीक है, आपने प्रमाण नहीं लिया, ठीक है। अमर सिंह जी, अब एसआईआर का भी विरोध लगातार आप लोग कर रहे थे, ठीक है, और भी काफी कुछ विरोध देखने को मिला। एसआईआर की फाइनल सूची भी यहां पर जारी हो गई है, उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विरोध और किस मुद्दे पर विरोध किया जाता है और किस जगह विरोध किया जाता है। आप लोग जो है एक ही जगह गोल में उसको डाल देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जो एसआईआर की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को बाहर निकाल के भेजा है? अभी तक का जो रिकॉर्ड है, मात्र 3000 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा गया। अगर कांग्रेस के इतिहास को अगर आप देखिएगा तो 90,000 को भेजा गया है बाहर में। पहली बात। दूसरी बात, हम तो कह रहे थे कि भाई आप जो है जिस तरह से आप कर रहे हो उसमें लोगों की स्थिति को देख लो। ये चुनाव के समय में इस तरह का काम जो है लोगों के लिए दिक्कत देगा, क्योंकि पूरा बिहार अगर आप जाओगे तो पूरा बिहार पानी में डूबा हुआ रहता है इस वक्त में। ऐसे में आम लोगों के लिए कितनी परेशानियां हैं वो आप नहीं समझ सकते। जो लोग बिहार के लोग हैं उनकी समस्या क्या है आप समझ सकते हो, लेकिन आपने चुनाव आयोग की जो मंशा था बिल्कुल साफ दे दिया। हम ये बात मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की जो मंशा थी पहले पता चल गया। तो अब सवाल उठता है कि आप जो एसआईआर की बात करते हो, अब हमने कहा कि भाई आप जो है जो चीज पासपोर्ट है वो मान लो, हमने कहा आधार है वो मान लो, आपने हलफनामा देकर उसको मना कर दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया तो आपने माना। तो आपने माना, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बांग्लादेशियों घुसपैठियों को रखो, भगाओ उसको, जितना ताकत है जितना जल्दी है उसको भगाओ। अगर आप में सामर्थ है, राजनीति ना करो, राजनीति मत करो, क्योंकि मैं आना चाहता हूं। तो आज जो बिहार में, ठीक है अविनाश जी, अविनाश जी देखिए, इन्होंने अभी फिर गलत बात बोला। सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया आधार के ऊपर, तो आधार एडिशनल डॉक्यूमेंट में था, 11 बेसिक डॉक्यूमेंट था और आधार किसकी सरकार है? चलिए ठीक है, अब समय कम है, ठीक है अब समय कम है, सभी को रोकना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण जिस तरीके से आप लोगों की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। लेकिन फिर भी आखिरकार जनता क्या कुछ चाह रही है ये जरूर वक्त बताएगा, क्योंकि एसआईआर के बाद बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।